हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग हो गया जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो इसके पहले तक हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसके बारे में बात करी थी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन के बारे में बात करी थी। इसके पहले तक जो टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने किसकी बात करी थी कि बहुत सारे पार्टिकल्स के सिस्टम के बारे में, उसके मोशन के बारे में बात करी थी। अब इस टॉपिक में हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे रिजिड बॉडी की। किसकी बात करेंगे? रिजिड बॉडी के मोशन की। तो अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर कोई रिजिड बॉडी उस पर क्या अप्लाई हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। तो अब हम बार बार एक्सटर्नल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं फोर्स तो इसका मतलब वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम बोल रहे हैं टॉर्क तो टॉर्क कौन सा है? एक्सटर्नल टॉर्क। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है, उस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें या हम कहें कि फोर्स की बात करें, तो अगर एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा, अगर बॉडी पर क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा? उसका ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज आएगा। कोई बॉडी है, हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पढ़ा है ना? क्या कहता है? F=ma, कि जो फोर्स है, फोर्स की वजह से क्या आता है? एक्सेलरेशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा है कि जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन आएगा क्या? नहीं आएगा, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर हमने फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पर, हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके ट्रांसलेशनल मोशन में क्या आएगा? चेंज। ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज आएगा तो इसका मतलब उसमें कि लीनियर मोमेंटम में भी चेंज आएगा। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि dp/dt किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर क्या है, हमने टॉर्क अप्लाई हो रहा है, फोर्स है और फोर्स की वजह से अगर क्या जनरेट हुआ? टॉर्क जनरेट हुआ। तो टॉर्क अगर जनरेट होगा तो टॉर्क क्या करेगा? बॉडी के रोटेशनल मोशन को चेंज करेगा। टॉर्क क्या करता है? जो बॉडी है, जो रिजिड बॉडी है, उसके रोटेशनल मोशन में चेंज करेगा। रोटेशनल मोशन में चेंज आएगा, इसका मतलब क्या होगा? उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन दैट मीन्स dl/dp, ये किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल। तो हमने दो कंडीशन पढ़ी कि अगर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा? उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज, और अगर टॉर्क जनरेट हुआ है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा। अब अगर हमने कहा कि जो बॉडी है अगर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इफ बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि ना तो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ना तो उसके एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज हो रहा है। मतलब उसके ट्रांसलेशनल स्टेट में भी कोई चेंज ना हो, और अगर रोटेशनल स्टेट में भी अगर कोई चेंज ना हो। रोटेशनल स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है मतलब उसमें का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज अगर नहीं है, ट्रांसलेशनल स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके लीनियर मोमेंटम में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो किस में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ना तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम में एक्सीलरेशन होना चाहिए, या यूँ कहे कि ना तो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन होना चाहिए, ना ही उसमें ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन होना चाहिए, या लीनियर एक्सीलरेशन होना चाहिए। मतलब अगर कोई बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है, अगर वो रोटेशनल मोशन कर रही है या ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, तो ना तो उसमें लीनियर एक्सीलरेशन हो, ना ही रोटेशनल या एंगुलर एक्सीलरेशन हो। तो अगर एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं है और लीनियर एक्सीलरेशन भी नहीं है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो किस में है? इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। वो किस में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब रहेगा? जब फोर्स ज़ीरो हो। अगर फोर्स की वैल्यू कितनी हो? ज़ीरो, तो dp/dt कितना आ जाएगा?
डी पी अपॉन डी टी आ जाएगा ज़ीरो। डी पी अपॉन डी टी ज़ीरो आ गया, मतलब उसके लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा। फोर्स की स्पेस पे अगर मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, इसका मतलब डी पी अपॉन डी टी कितना आ गया, ज़ीरो। मतलब उसके लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब उसके एंगुलर मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज कब नहीं होगा, जब टॉर्क कितना हो, ज़ीरो। लीनियर मोमेंटम में चेंज कब नहीं होगा, जब फोर्स कितना हो, ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो, इसका मतलब F1 प्लस F2 एंड सो ऑन Fn। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n Fi इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ज़ीरो। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन मतलब टोटल फोर्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ज़ीरो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि बॉडी किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मतलब उसके ना तो लीनियर मोमेंटम में चेंज होना चाहिए, ना ही एंगुलर मोमेंटम में चेंज। एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना, ज़ीरो। लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना, ज़ीरो। अब लीनियर मोमेंटम में चेंज ज़ीरो कब रहेगा, जब फोर्स ज़ीरो हो। फोर्स ज़ीरो इसका मतलब रिजिड बॉडी का फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जितने भी n पार्टिकल है, n पार्टिकल पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। सभी फोर्सेस का हमने क्या किया, वेक्टर सम। उसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n Fi। ये हमने डिस्कस किया है कि इसको इस टाइप से कैसे लिखते हैं, ये I की वैल्यू है पहले 1 तो ये आ जाएगा, फिर I की स्पेस पर 2, फिर I की स्पेस पर कहाँ तक, ऐसे n तक पुट करेंगे तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम मतलब समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n Fi, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F मतलब क्या है, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल। मतलब अगर सभी फोर्सेस का वेक्टर सम अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इसी टाइप से इसको हम लिख सकते हैं, इसी एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो कब रहेगा, जब टॉर्क ज़ीरो। टॉर्क ज़ीरो इसका मतलब टो 1 प्लस टो 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, टो n, ये सभी किसके इक्वल हो। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n टो I। यही किसके इक्वल रहेगा, टोटल टॉर्क के इक्वल। तो टोटल टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। मतलब ये फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क, ये सेकंड पर, ऐसे कहाँ तक, n पार्टिकल पर लगने वाले सभी टॉर्क का वेक्टर सम। सभी टॉर्क का वेक्टर सम, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n टो I। वो किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल। तो अगर टोटल टॉर्क ज़ीरो के इक्वल है तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना रहेगा, ज़ीरो। मतलब एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर टोटल फोर्स कितना है, ज़ीरो। फोर्स अगर ज़ीरो है तो लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है और एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि बॉडी किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों के इक्विलिब्रियम में हो तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब हमें पता है जो फोर्स है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके 3 कंपोनेंट्स रहेंगे, x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। तो इसको हम इसके 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन Fix समेशन Fiy समेशन Fiz। अब यहाँ मैं बार बार I इज इक्वल टू 1 टू n 1 टू n 1 टू n नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना है समेशन मतलब उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से, I से इज इक्वल टू 1 टू n से। मतलब फोर्स का x डायरेक्शन में कंपोनेंट भी कितना होना चाहिए, ज़ीरो। फोर्स का y डायरेक्शन में कंपोनेंट भी कितना होना चाहिए, ज़ीरो। और फोर्स का z डायरेक्शन में कंपोनेंट भी कितना होना चाहिए, ज़ीरो। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसका x, y और z तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेंगे। तो अगर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब उसका x डायरेक्शन, उसका y डायरेक्शन और उसका z डायरेक्शन, फोर्स के x, y और z तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इसी टाइप से अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का भी x डायरेक्शन में कंपोनेंट, टॉर्क का y डायरेक्शन में कंपोनेंट
और टॉर्क का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, इन सभी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। टॉर्क ज़ीरो है, इसका मतलब टॉर्क इन एक्स डायरेक्शन, टॉर्क इन वाई डायरेक्शन एंड टॉर्क इन जेड डायरेक्शन, इन सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ओरिजिन को अगर हम चेंज करते हैं, रोटेशनल अगर मोशन हो रहा है तो किसी ओरिजिन के अबाउट पार्टिकल्स की पोजीशन रहेगी, तो क्या हम ओरिजिन को चेंज करेंगे तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कोई चेंज आएगा? हम क्या करें, अगर ओरिजिन को चेंज कर दे तो क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कोई चेंज आएगा? तो आंसर है नहीं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये चेंज क्यों नहीं आएगा, इसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल नंबर है 7.7। उस 7.7 एग्जाम्पल नंबर में हम प्रूव करेंगे कि कैसे ओरिजिन को चेंज करने पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर ओरिजिन को चेंज करेंगे भी तो भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने 6 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ निकाल ली, ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में और ये फोर्स वाई डायरेक्शन में। एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करता और वाई एक्स पर डिपेंड नहीं करता। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ और ये तीनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये 6 क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वांटिटीज़ कैसी है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। और अगर इन सभी की वैल्यू ज़ीरो है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी रिजिड बॉडी है वो किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। हमारी रिजिड बॉडी किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब जनरली जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो 2 डायमेंशन, उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो एक प्लेन में अप्लाई होता है। प्लेन मतलब या तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, जितने भी हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो किसी एक प्लेन में अप्लाई होगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि अगर हमारा फोर्स किस प्लेन में अप्लाई हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। फोर्स किस प्लेन में अप्लाई हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो अगर एक्स और वाई प्लेन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर क्या है, ज़ीरो, वाई डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो, तो उस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्स क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। अब अगर फोर्स एक्स और वाई डायरेक्शन में है, फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो इसका जो टॉर्क है, इसका टॉर्क फोर्स के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। जो टॉर्क है इन दोनों फोर्सेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो मतलब इस प्लेन में टॉर्क किस डायरेक्शन में रहेगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब जेड डायरेक्शन में। तो अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स किसी एक प्लेन में अप्लाई हो रहे हैं, हमने कंसिडर कर लिया कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में अगर बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके सभी एक्स कंपोनेंट अगर ज़ीरो है, सभी वाई कंपोनेंट का जो वेक्टर सम है वो अगर ज़ीरो है, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, मतलब अगर उसका एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो है, अगर उसका वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो है, और जो टॉर्क है वो इन दोनों एक्सिस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। मतलब टॉर्क कौन से डायरेक्शन में रहेगा, जेड डायरेक्शन में। तो अगर एक्स और वाई डायरेक्शन का फोर्स ज़ीरो है और जेड डायरेक्शन का टॉर्क ज़ीरो है, टॉर्क किस डायरेक्शन में रहेगा, जेड डायरेक्शन में, तो अगर ये 3 क्वांटिटी ज़ीरो है तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी इस प्लेन में क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो एक प्लेन में, इसमें एक प्लेन मतलब एक्स वाई, ये एक्स वाई क्या है, हमारा प्लेन। तो अगर हम एक प्लेन में किसी रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करें, किसी एक प्लेन में बॉडी के किसकी बात करें जल्दी से बताओ। एक प्लेन में अगर बॉडी के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमें सिर्फ 3 क्वांटिटी 1 2 और 3, किसी भी 3 क्वांटिटीज़ का अगर वो ज़ीरो है तो हमारा जो बॉडी है वो किस में कहलाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब वो 3 क्वांटिटी कोई सी भी हो सकती है, हो सकता है कि फोर्स किसका हो, वाई और जेड का। अगर फोर्स वाई और जेड का है तो टॉर्क किस डायरेक्शन में रहेगा, एक्स डायरेक्शन में। तो अगर फोर्स वाई और जेड डायरेक्शन का फोर्स कि अगर बॉडी किस में है, वाई जेड प्लेन में है, अगर बॉडी किस में है, सपोज करो ये अगर जेड प्लेन, जेड एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। तो अगर बॉडी वाई जेड प्लेन में है, उस पर लगने वाले फोर्स किस प्लेन में लग रहे हैं, वाई जेड प्लेन में अगर फोर्स लग रहे हैं तो उसका वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट अगर ज़ीरो है, ठीक है, वाई और जेड कंपोनेंट ज़ीरो है, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में रहेगा, एक्स डायरेक्शन में। तो अगर वाई और जेड
डायरेक्शन के फोर्स 0 है और एक्स डायरेक्शन का टॉर्क 0 है, तो इस पर लगने वाले सभी फोर्सेज और टॉर्क क्या है 0। सभी फोर्सेज और टॉर्क अगर 0 है तो बॉडी किस में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगी कब, जब उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज ना हो और एंगुलर मोमेंटम भी चेंज ना हो। मतलब उसमें ना तो ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन होना चाहिए, ना ही रोटेशनल या यूँ कहे एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं होना चाहिए और लीनियर एक्सीलरेशन भी नहीं होना चाहिए। अब अगर हम कहे कि एक बॉडी है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने एक पार्टिकल के लिए बात करी थी। इसके पहले वाले चैप्टर्स में जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल आया और रिजिड बॉडी आया वो तो हमने इस चैप्टर में बात करी। इसके पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने किसके लिए बात करी थी, एक सिंगल पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए बात करी थी। तो अगर एक पार्टिकल की हम बात करें, एक पार्टिकल की बात करें तो उसमें हमने उसका जो रोटेशनल कंडीशन है, रोटेशनल मोशन को तो हमने कंसिडर किया ही नहीं था। सिर्फ किसको कंसिडर किया था, ट्रांसलेशनल मोशन को। सिंगल पार्टिकल के लिए हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन की बात नहीं करते। तो अगर ये एक सिंगल पार्टिकल है, अब इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स। इस सिंगल पार्टिकल पर क्या अप्लाई हो रहा है, अगर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और इस एक ही पॉइंट पर लगने वाले अगर सभी फोर्स, ये सभी फोर्स एक ही पॉइंट पर लगेंगे तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, कनकरेंट फोर्स। ये सभी फोर्स कैसे फोर्स कहलाएंगे, कनकरेंट फोर्स। तो ये जो कनकरेंट फोर्स है ये अगर क्या है, इन सभी का वेक्टर सम 0 है। ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट पर लगने वाले, इस पार्टिकल पर लगने वाले अगर सभी फोर्स कैसे हैं, इन सभी का वेक्टर सम, सभी फोर्स एक ही पॉइंट पर अगर लग रहे हैं, सभी फोर्स अगर एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा फोर्स है, कनकरेंट फोर्स। और अगर उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम क्या है 0, तो वो बॉडी किस में कहलाएगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। बॉडी किस में कहलाएगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब हमने कहा कि जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उसमें ना तो लीनियर एक्सेलरेशन होना चाहिए ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब कुछ बॉडीज पार्शियल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है, या यूँ कहे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पार्शियली भी हो सकती है। पार्शियली इक्विलिब्रियम में इसका मतलब या तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ट्रांसलेशनल भी हो और रोटेशनल भी हो, दोनों इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो उसको हमने क्या कहा था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब अगर पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी बात करें, पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि या तो सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो या सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम। या तो सिर्फ रोटेशनल या तो सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम। उसको एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया, एक रोड, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, और पॉइंट सी जो है उसका सेंटर है। पॉइंट सी क्या है, उसका सेंटर। और ये रोड जो है बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही इसका मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, हमने इस पॉइंट ए पर इस डायरेक्शन में एफ फोर्स अप्लाई किया, पॉइंट बी पर भी इसी डायरेक्शन में एफ फोर्स अप्लाई किया। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, अब हमने कंसिडर कर लिया कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए, और सी से बी तक की डिस्टेंस भी कितनी है, स्मॉल ए। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए, सी से बी तक की डिस्टेंस भी कितनी है, स्मॉल ए। तो मुझे बताओ कि पॉइंट ए पर लगने वाला टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या रहता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो देखो आर, अब आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम इस सी को ओरिजिन कंसिडर कर ले, सी को क्या करें, ओरिजिन, तो जो टॉर्क है, टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो सी से ए की डिस्टेंस कितनी है, ए, तो यहाँ आर की स्पेस पर हम लिख देंगे वेक्टर ए क्रॉस फोर्स कितना है, एफ। तो ए एफ, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ साइन थीटा। हमें पता है ना टॉर्क कितना होता है, आर क्रॉस एफ, आर के पोजीशन वेक्टर। तो अगर सी को ओरिजिन कंसिडर करें तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एफ। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू ए एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड एफ। थीटा क्या है, फोर्स एफ और ए के बीच का एंगल। तो अब मुझे बताओ इस फोर्स और ए के बीच, इस ए और फोर्स के बीच का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस थीटा की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा,
थीटा की जगह लिखना पड़ेगा साइन 90। अब ये बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा AF। इसी टाइप से अगर पॉइंट बी की बात करें तो फोर्स और ए के बीच का एंगल फिर से कितना है 90 डिग्री। तो फिर से यहाँ पर टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R क्रॉस F, मतलब टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A क्रॉस F। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा टो इज इक्वल टू AF साइन थीटा। फिर से थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो टो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा AF। तो दोनों कंडीशन में पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों जगह पर जो टॉर्क है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है। दोनों जगह पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम। अब यहाँ पर देखो, ये सपोज करो ये हमारी रॉड है, इस रॉड पर अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँगा, देखो यहाँ पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो टॉर्क क्या कर रहा है उसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। टॉर्क क्या कर रहा है उसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँगा, यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करूँगा तो टॉर्क क्या कर रहा है इसे रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों के जो सेंस है, दोनों सेंस अपोजिट डायरेक्शन में है कि टॉर्क पॉइंट ए को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और टॉर्क इधर वाला जो टॉर्क है वो इसको इधर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों अपोजिट सेंस में है, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे है इक्वल, दोनों टॉर्क के मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल, और दोनों इस रॉड को अपोजिट सेंस में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड इक्वल और रोटेट कर रहे हैं अपोजिट सेंस में, इसलिए जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क तो क्या हो जाएगा 0। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0, मतलब इस पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 है। नेट टॉर्क 0 है मतलब ये रोटेशन करेगी क्या नहीं, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये किस में है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो देखो ये रॉड है, इस पर इधर भी फोर्स अगर अप्लाई करे इधर भी फोर्स अप्लाई करे, दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो ये रॉड इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। दोनों फोर्स सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो मतलब जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स 0 नहीं है। तो नेट टॉर्क तो 0 है, इसलिए किसमें है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। लेकिन नेट फोर्स 0 है क्या, नेट फोर्स 0 नहीं है, इसलिए वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं है, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए वो क्या करेगी ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। अब अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट कर दें, एक फोर्स की डायरेक्शन हम क्या करें अपोजिट, वही रोड है हमारे पास AB, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इधर वाले फोर्स की हमने डायरेक्शन कर दी अपोजिट। तो अगर ऊपर वाले फोर्स को मैंने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाले फोर्स को हम क्या ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट। तो अगर ऊपर वाले फोर्स को हमने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाले फोर्स को हमने क्या ले लिया नेगेटिव। फिर से ये पॉइंट C, इसका क्या है सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो देखो अब फिर से ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा 0। नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा 0, नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये किस में है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ये किस में है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब ये वाला जो फोर्स है, इधर वाला फोर्स उसे नीचे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला फोर्स है, ऊपर वाला फोर्स उसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा कुछ इस टाइप से। तो जो हमारी बॉडी है वो कुछ इधर से इधर और इधर से इधर, मतलब कुछ इस टाइप से रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगी। जो हमारी रॉड है वो क्या करने लगेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टॉर्क है वो दोनों सेम सेंस में है। टॉर्क क्या करेगा इसको रोटेट कर रहा है, मतलब क्या हुआ टॉर्क जनरेट हुआ, तो टॉर्क इसको रोटेट करेगा और दोनों सेम सेंस में है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉर्क सेम सेंस में है। तो इसका मतलब जो नेट टॉर्क है, जो फोर्स है, फोर्स तो क्या आ गया 0, फोर्स तो क्या है 0। देखो ये नीचे ये ऊपर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए फोर्स तो क्या आ गया 0। लेकिन टॉर्क 0 है क्या, यहाँ पर टॉर्क 0 नहीं है, सॉरी मैंने पहले गलती से बता दिया था। तो फोर्स तो है 0 लेकिन टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क 0 नहीं है, इसका मतलब बॉडी क्या करेगी रोटेशन करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स 0 है इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन करेगी क्या नहीं। तो यहाँ पर
ट्रांसलेशनल मोशन करेगी लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं करेगी, मतलब यहाँ पर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर वो क्या करेगी, रोटेशन करेगी लेकिन ट्रांसलेशन नहीं करेगी, मतलब यहाँ पर वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी टाइप से अगर हमारे पास एक बोतल है, उसके लिड को, उसके ढक्कन को अगर हम खोलते हैं तो हमारी जो फिंगर्स है, फिंगर्स उस पर क्या अप्लाई करते हैं, कपल ऑफ फोर्स। कपल का मतलब क्या है कि दो फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो और अलग अलग पॉइंट पर लगते हो, जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, डिफरेंट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, two forces which are equal in magnitude and opposite in direction and applying on different line of action, कि दोनों different line of action पर अगर अप्लाई हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे कपल ऑफ फोर्स या कपल। तो हम अगर बॉटल का लिड, उसका ढक्कन अगर खोल रहे हैं तो हमारी जो फिंगर्स है वो क्या अप्लाई कर रही है, कपल, क्या अप्लाई करें, कपल ऑफ फोर्स। इसी टाइप से अगर हमारे पास एक कंपास की नीडल है, ये अगर साउथ पोल है नीडल का, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, कंपास की नीडल है, उसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, और हमारी जो अर्थ है वो उसमें इस डायरेक्शन में क्या है, नॉर्थ, इस डायरेक्शन ये क्या है हमारा नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये कंपास की नीडल है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल को साउथ डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी और नॉर्थ पोल को नॉर्थ डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी और उसको कहाँ पर ले आएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। उस नीडल को कहाँ ले आएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कंपास की नीडल अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि इस साउथ पोल पर साउथ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, नॉर्थ पोल पर नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी और उसको रोटेट करके कपल ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कपल ऑफ फोर्स क्या करेगा कि इसको रोटेट करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले आएगा, नॉर्थ पोल को नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल को साउथ डायरेक्शन में। तो ये सिर्फ क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन करेगा क्या, नहीं, मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।